पतंग कविता की आरंभिक पंक्तियों में कवि लिखते हैं, सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया सवेरा हुआ। इस काव्य अवतरण में कवि वर्षा के बाद की शरतकालीन प्रकृति का वर्णन करते हुए पतंग उड़ाने वाले छोटे छोटे बच्चों की उमंग, आशा, बाल सुलभ चेष्टाओं एवं साहसिक कृत्यों का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि भादों के महीने की तेज़ बौछारों वाली वर्षा का मौसम बीत गया। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा शरद आया और अब खरगोश की आंखों जैसा लाल सुंदर शरद ऋतु का सवेरा आ गया है। पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज़ चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। यहाँ शरद की तुलना साइकिल चलाने वाले बालक से की गई है। कवि शरद की सुबह का मानवीकरण करते हुए बताता है कि वे ऐसा जान पड़ता है जैसे कोई अपनी चमकीली साइकिल को तेज़ी से चलाते हुए सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता है। चमकीली साइकिल चलाने वाले ऐसी घंटियाँ बजाते हुए शरद की ये सुबह अपने चमकीले इशारों से बच्चों के झुंड को बुला रही है और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। पंक्तियों से कवि के कहने का भाव ये है कि इसने आकाश को और मुलायम बना दिया है, अर्थात बारिश के बाद मौसम साफ़ हो गया है और हवा थोड़ी तेज़ चलने लगी है ताकि पतंग अच्छी तरह उड़ सके। मतलब ये कि उसके उड़ने के लिए अनुकूल परिवेश निर्मित हो गया है ताकि दुनिया की सबसे हल्की चीज़ और रंगीन चीज़ जो पतंग है वे उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि इन पंक्तियों के द्वारा ये कहना चाहता है कि बच्चे चाहते हैं कि दुनिया के सबसे पतले कागज़ और बांस की पतली कमानी को आसमान में उड़ाना और इसके माध्यम से स्वयं उड़ना। मतलब ये कि पतंग यहाँ बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं की प्रतीक है। कवि आगे कह रहे हैं कि बच्चे चाहते हैं कि पतंग ऊपर उड़ सके और शुरू हो उनके उमंग भरे मन की किलकारियाँ एवं सीटियाँ। और इसके साथ ही कवि तितलियों की नाजुक दुनिया की शुरुआत की बात भी करता है। वास्तव में ये सभी बच्चों के कोमल मन और उनकी उमंग भरी इच्छाओं के प्रतिनिधि बिंब हैं। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य इस प्रकार होगा। फर्स्ट पॉइंट आप दे सकते हैं, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, कवि के कहने का ढंग सामान्य बोलचाल का है। दूसरा पॉइंट, प्रतीकों एवं बिंबों के प्रयोग के कारण कविता के प्रभाव में वृद्धि हुई है। थर्ड पॉइंट, भादों के बाद प्रकृति में शरद ऋतु के आगमन का वर्णन करके कवि ने प्राकृतिक ऋतु परिवर्तन को रेखांकित किया है। यहाँ प्रकृति के मानवीकरण के कारण मानवीकरण अलंकार मौजूद है। फोर्थ पॉइंट, कविता में बिंब योजना अत्यंत नवीन एवं आकर्षक है। दृश्य, श्रव्य एवं स्पर्श बिंबों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, पतंगों, तितलियों, सीटियों, किलकारियों आदि के साथ बच्चों की नाजुक दुनिया शब्द के प्रयोग से कविता में विशेष अर्थ, ध्वनि और प्रभाव उत्पन्न कर दिया है। नेक्स्ट, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में उपमा अलंकार तथा ज़ोर ज़ोर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार मौजूद है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यहाँ पर कपास शब्द का प्रयोग हुआ है उनके कोमल एवं नरम अनुभूति और तथा लचीले शरीर के लिए। तो इन काव्य पंक्तियों में कवि बच्चों के कोमल एवं उल्लासित मन तथा उनके शरीर में व्याप्त अक्षय ऊर्जा एवं उत्साह को रेखांकित करते हुए कहता है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि यह कहना ये चाह रहा है कि बच्चे तो जन्म से ही अपने साथ कपास जैसी कोमल भावनाएं एवं लचीला शरीर लेकर आते हैं,
मतलब उनकी बच्चों की कोमलता के बारे में बता रहा है कि वे कितने लचीले और कोमल होते हैं। उनकी शारीरिक सक्रियता भी देखते ही बनती है। उनके बेचैन चंचल पैरों को तो थमने या रुकने की सुध ही नहीं होती। ये जो उसने बोला पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, मतलब उनके पैरों को थमने की होश ही नहीं होती, रुकने की सुध ही नहीं होती। और पृथ्वी, ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी घूमती उनके पास आ रही हो, क्योंकि वे चंचलता में डूबे होते हैं, वे शरारती होते हैं, इधर से उधर फुदकते रहते हैं या फांदते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर भागते ही रहते हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, तो इसमें कवि कहता है कि वे हर समय भागते दौड़ते रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, जीवंत रहते हैं। वे कठोर पत्थरों एवं सतहों वाली छतों को भी मुलायम ही समझते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग भरने का मतलब है झूले झूलना, मतलब उनका तेज चलना इस तरह लगता है जैसे झूला झूल रहे हों। कवि कहता है कि बच्चे इतने उत्साहित होते हैं कि वे दिशाओं को अपनी बोलियों से मृदंग की भांति झंकृत और कंपायमान कर देते हैं। मृदंग एक्चुअली मीठी आवाज़ वाला एक ढोल जैसा वाद्य यंत्र होता है, तो उनकी बोलने चिल्लाने की जो आवाज़ें होती हैं वे मृदंग की तरह प्रतीत होती हैं। कहने का भाव ये है कि कोमल एवं लचीला शरीर लिए हुए ये बच्चे जब दौड़ते हैं तो कवि को उनका दौड़ना झूले के पेंग की भांति तथा डाल के लोचदार लहराव की तरह प्रतीत होता है। वस्तुतः कवि यहाँ बच्चों की कम उम्र और उसके अनुरूप उनमें उपस्थित शारीरिक लचीलेपन की और संकेत कर रहा है। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। तो कवि यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि जिस तरह डाल में, वृक्ष की डाल में लचीलापन होता है, वैसा ही लचीलापन बच्चों में भी होता है। तो उसी वे गति से, मतलब तेज़ी से, वेग का मतलब है गति, तेज़ी से, जब गति से पूरी अपनी धुन में जब पतंग उड़ाते उड़ाते जब कभी वे छतों के किनारों या मुंडेरों तक आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके उल्लासित एवं रोमांचित शरीर का संगीत उन्हें गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। इस पंक्ति के द्वारा कवि ये कहना चाहता है कि जो पूरी एकाग्रता के साथ वे उड़ती हुई, ऊंची उड़ान भरती हुई जो पतंग है उसको पूरी ध्यान से, एकाग्रता से वो देख रहे होते हैं, और उसे देखते देखते जब वो एकदम रुक जाते हैं खतरनाक किनारों पर, तो ऐसा लगता है जैसे वो ऊंची उड़ान भरती हुई जो पतंगे हैं वही उन्हें थाम लेती हैं, वही उन्हें रोक लेती हैं। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र होता है छिद्र, शरीर के रोए। तो कवि के कहने का भाव यहाँ पर यह है कि ऊंची उड़ती डोरी के सहारे, मतलब वो जो पतंग का धागा है उसके सहारे उन्हें ऐसा लगता है कि जो बड़ी एकाग्रता के साथ वो तल्लीन होकर पूरी तरह जो बिजी है, वो अपना उनका पूरा ध्यान जो पतंग की ओर है, ऊंची उड़ान भरती हुई पतंग की ओर है। ऐसा लगता है कि उस उड़ती पतंग के साथ साथ उनके मन की बाल कल्पनाएं भी ऊंची उड़ान भर रही हों। मतलब ये कि बच्चों की कल्पना प्रवण मानसिकता को उपरोक्त बिंबों के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश की है। बच्चे अपने रोमांचित शरीर की अदृश्य लय के कारण बचे रहते हैं। दिल धड़काने वाली ऊंचाइयों पर उड़ती पतंगे मानो अपनी डोर से इन बच्चों को थामे रहती हैं। आगे इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप उसमें देंगे, काव्यांश की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। सेकंड पॉइंट, हिंदी के साथ साथ प्रचलित उर्दू शब्दों जैसे बेचैन, नर्म, महज, खतरनाक आदि का प्रयोग हुआ है। थर्ड पॉइंट, उपमाओं एवं बिंबों की नवीन योजनाएं की गई हैं, जैसे दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, डाल की तरह लचीले वेग से, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां, रोमांचित शरीर का संगीत आदि एकदम नए और प्रभावोत्पादक बिंब प्रस्तुत हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कोमलता के लिए कपास की उपमा अत्यंत आकर्षक है। आगे कवि कहता है,
अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। कवि के कहने का भाव ये है कि यदि पतंग उड़ाते हुए ये बच्चे छतों के खतरनाक किनारों से गिरते हैं और गिरने के बाद अगर ये बच जाते हैं तो उनकी निर्भीकता और अधिक बढ़ जाती है। वे और भी अधिक निडर होकर स्वर्णिम प्रकाश वाले सूर्य के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कहता है कवि कि तब उनकी अनवरत चपल गति का अनुसरण करती पृथ्वी और भी तेज़ी से उनके पास चली आती है। मतलब वे और भी ज़्यादा तेज़ी से चंचलता से अपने पतंग उड़ाना शुरू करते हैं और इधर से उधर भागना शुरू करते हैं। मतलब ये कि कवि ये कहना चाहता है कि बच्चे अपनी अवस्था में जिस नवीन अक्षय ऊर्जा, आत्मविश्वास एवं संयम से भरे रहते हैं वही उन्हें भावी युग परिवर्तन का संवाहक बनाते हैं। वास्तव में वे इस धरती पर नई चेतना के प्रस्तुतकर्ता बनकर जन्मते और बढ़ते हैं। वे ही आगे चलकर सामाजिक अभ्युदय अर्थात वृद्धि के कर्णधारों की भूमिका का निर्वाह करते हैं। अर्थात समाज को ऊंचा उठाने वाले यही बच्चे होते हैं। अब इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य। इसमें फर्स्ट पॉइंट है भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। हिंदी के शब्दों के साथ प्रचलित उर्दू शब्दों के स्वाभाविक प्रयोग तथा नवीन आकर्षक एवं गतिशील बिंबों की प्रचुरता के कारण भाषा में प्रभाव एवं प्रवाह आ गया है। सेकंड पॉइंट, बच्चों को एक नए रूप में प्रस्तुत किया गया है जो निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आने से प्रदर्शित हुआ है। थर्ड पॉइंट, सुनहले सूरज में अनुप्रास पृथ्वी आती है में मानवीकरण तथा गिरकर बच जाने में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग दिखाई देता है। पैरों की गतिशीलता का बिंब बेचैन पैरों के माध्यम से व्यक्त किया गया है।